हेलो एवरीबॉडी, वार्म वेलकम वंस अगेन। सुपर साइंस सेशन हिंदी वर्जन में। प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 33rd। तो अब तक जो है हम फिजिक्स केमिस्ट्री कर चुके हैं। बायोलॉजी में अब जो है हम सर्कुलेटरी सिस्टम को करेंगे, और इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ब्लड के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से बड़े ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों। और मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कराने वाला हूं। और जो है आप इस कंप्लीट क्लास को जो है ध्यान से सुनिए, स्टडी कीजिए, एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों, ब्लड जो है, ब्लड की स्टडी, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक है। तो जितने भी हम अगर हम बात करें ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स हैं या ब्लड है, उसकी स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक है। तो जितने भी लॉजी रिलेटेड शब्द हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो है ब्लड की खोज, या फिर आप ये कह सकते हैं जो परिसंचरण तंत्र है। ठीक है। रक्त जिसके अंदर फ्लो करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे द्वारा। तो इस व्यक्ति को भी जो है आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो है, देखिए, ब्लड जो है हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है प्यारे बच्चों। एनिमल टिश्यूज जो है, या हम कहें ह्यूमन टिश्यूज, चार प्रकार के होते हैं। एपिथेलिकल, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज। तो हमारा जो ब्लड है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, गॉट इट? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ विच टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारा ब्लड है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और वो किस प्रकार से है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार से अलग 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 नर्व्स जो है, आपको नसें दिखाई देती हैं ऐसे, अलग 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 पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है। ये तो ये क्या करता है? पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है इसने। ठीक है। और कहां तक कनेक्ट कर रखा है? हमारी बॉडी के टिश्यूज तक, सेल्स तक जो है ब्लड ने कनेक्ट कर रखा है। और ये लिक्विड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट देखिए आप, ये क्या है? मेसोडर्मल टिश्यू है। मेसोडर्मल बेसिकली क्या होता है? हमारी जो लेयर होती है मसल की, हमारी बॉडी का जो आउटर पार्ट है उसकी जो लेयर होती है, उसके अंदर जो मिडल लेयर होती है, ठीक है, मिडल लेयर जो होती है उसको कहा जाता है मेसोड्रम। ठीक है। मेसोड्रम लेयर जो है, तो ये हमारी जो हमारी बॉडी की जो बीच वाली लेयर है उसके अंदर जो है ये एक पाइप के तौर पर जो है ये फ्लो करता है। ठीक है। ब्लड वेसल्स जिसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो है हमारी मिडल लेयर जो है हमारी मसल की, मेसोड्रम में पाया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? मेसोडर्मियल टिश्यू। पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। ठीक है। अब थर्ड जो है आपका, थर्ड क्या है? ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें क्या होता है? लिक्विड के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स भी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। जो हमारा ब्लड है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर लिक्विड जो है वो क्या है? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से पार्टिकल फ्लो करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके। तो ये क्या है? हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन इसको कहेंगे। तो ब्लड जो है वेरी फर्स्ट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड जो है ये मेसोडर्मल टिश्यूज भी कहलाएंगे। और थर्ड जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है हमारा ब्लड। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड का जो वॉल्यूम है हमारी बॉडी के अंदर जो है, ब्लड पूरे टोटल वेट का 7 to 8% जो है सिर्फ ब्लड ही है। हमारे पूरे शरीर के कुल वजन का 7 से 8% जो है वो किसका है? रक्त की मात्रा है प्यारे बच्चों। और महिलाओं में, फीमेल्स में जो है वो 4 to 5 लीटर जो है ब्लड रहेगा। और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर 5 to 6 लीटर। ठीक है। तो ये क्वांटिटी रहती है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड। नेक्स्ट जो है ब्लड का जो कलर होता है, इसको सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, जो ब्लड का कलर जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन के कारण। बाकी चीजों पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे ब्लड का रंग जो लाल होता है वो हमारे आरबीसी के अंदर
जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, क्या होता है उस हीमोग्लोबिन में? आयरन। उस आयरन के कारण ही जो है वो लाल रंग बनता है। ठीक है। बाकी जो है अलग अलग ब्लड वेसल्स में कलर जो है वो डार्क रेड, वायलेट, पर्पल, तो ये अलग अलग जो है वो फैलता है, लेकिन बेसिकली आपको रखना है कि लाल रंग किसके कारण है? आरबीसी। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए हीमोग्लोबिन। अब जब भी जो है आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन को का जो है रिजल्ट भी शो किया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारे आरबीसी के अंदर होता है, और जो मेल होते हैं पुरुष के अंदर जो है वो 16 से 14 से 16 ग्राम एचबी जो है वो रहता है पर 100 ml जो ब्लड होता है। तो ब्लड सैंपल जो हम लेते हैं उससे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल मेल के अंदर 14 टू 16 ग्राम और फीमेल के अंदर 10 टू 12 ग्राम। ठीक है, और फीमेल्स में अगर 12 ग्राम है तो ये बहुत अच्छा सिंबल माना जाता है हीमोग्लोबिन का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अब कि ब्लड कंपोजिशन क्या क्या है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या है तो उसको भी आप ये देख लीजिए। अभी मैंने बताया भी था आपको, ब्लड जो है ब्लड के अंदर जो लिक्विड है और क्या है? पार्टिकल्स हैं। लिक्विड तो वो क्या है? हमारा प्लाज्मा। और पार्टिकल्स क्या है? हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो लिक्विड का जो परसेंटेज है वो कितना है? 55%। और पार्टिकल्स का परसेंटेज है 45%। ठीक है, तो इसी को हम अब क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी हैंड रिटन नोट्स हैं इसमें थोड़ा सा बग था, तो ये चीज आ जाइए देखिए। प्लाज्मा जो है हमारा 55%, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा को। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है वो क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है। प्लाज्मा का काम क्या क्या होता है? वेरी फर्स्ट, जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स हैं वो प्लाज्मा के थ्रू ही फ्लो करते हैं। सेकंड जो है, जितना भी जो है अपशिष्ट पदार्थ है वो भी हमारे प्लाज्मा के थ्रू जाएगा। थर्ड जो है वो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो भी हमारे प्लाज्मा के थ्रू ही फ्लो करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा का फंक्शन आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये क्वेश्चन बनेगा। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का घुले हुए रूप में परिवहन करता है, उसको बॉडी के अंदर फ्लो करवाता है। और रही बात प्लाज्मा का जो रंग है, तो प्लाज्मा का जो कलर है वो कैसा होता है? हल्का पीला। और वो किस पिगमेंट के कारण होता है? बिलीरुबिन। तो ये बिलीरुबिन कहाँ से आता है? लीवर से आता है जी। लीवर के अंदर जो है जैसे कि बाइल जूस बनता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था, या जो इसका रंग हल्का पीला है वो किसके कारण होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए प्लाज्मा जो है इसके अंदर 90% तो जो है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ही है। और उस वाटर के साथ जो है प्रोटीन, आयंस, ग्लूकोज, ये सब जो है इसके साथ मिक्स है। तो प्रोटीन जो है वो 8 से 9% रहेगा। रेस्ट ऑफ जो है ग्लूकोज, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, विटामिन, वो सब क्या आएंगे? इस 1 to 2% में आएंगे। तो हमारी जो बॉडी में ब्लड है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसकी कंसंट्रेशन आपने ये देखी है। अब जो प्रोटीन होता है उसका क्या फंक्शन रहेगा? रक्त के थक्के को जमाने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र, परिवहन कार्य में, इन सब में प्रोटीन का काम रहेगा। ग्लूकोज क्या करता है? पूरी बॉडी की कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। यूरिया क्या है? यूरिया जो है हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे जो प्रोड्यूस अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको किडनी जो है बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें प्यारे बच्चों ब्लड के अंदर ही फ्लो करती हैं। एंजाइम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, चयापचय में, या जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उन सभी में एंजाइम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमारे डाइजेशन में भी आपने पढ़ा था, तो वो भी किस में फ्लो करेगा? प्लाज्मा में, ब्लड के अंदर। हॉर्मोन्स जो है वो भी शारीरिक गतिविधियों को जो है कंट्रोल करना और सभी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें इसका पार्टिसिपेशन ब्लड के थ्रू ही जो है वो अपने टारगेट तक जाते हैं। तो ये सभी जो है वो ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं। मिनरल्स, विटामिन्स,
ये भी जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है अपना सहयोग देते हैं, कोशिकाओं की क्रियाओं में जो है काम में अपना योगदान देते हैं। तो ये भी ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उसकी भूमिका को और डिटेल में अगर हम पढ़ें तो देखिए प्यारे बच्चों, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ये क्या करती है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये। ठीक है। तो फाइब्रिनोजन जो है एक जाली बनाती है इस प्रकार से, जहां चोट लगती है वहां आके आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं। तो ये जाली किससे बनती है? फाइब्रिनोजन। और इसी को कहा जाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन नाम नामक जो है वो जाली बनती है। ठीक है। जो हमारे रक्त के थक्के को जमाने में हेल्प करती है। ग्लोब्युलिन प्रोटीन है, इसका भी काम रहेगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो इसी प्रोटीन के ऐड होने से बनता है। एल्ब्यूलिन जो है वो क्या करता है? अलग अलग आयंस जो है, मिनरल है, विटामिन है, उनका संतुलन बनाने में अपना योगदान देता है। ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके बारे में हम ये पढ़ रहे थे। अब आ जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड कार्पुसेल्स हैं, ब्लड के सेल्स जो हैं कौन कौन से हैं? ये तीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और जो है प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाएं, ये जो है मानव शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर। ठीक है। तो जितने भी स्तनधारी हैं उनका जो आरबीसी होता है वो किस तरह का होता है? डिस्क की तरह होता है, ऐसे। ठीक है। ऐसे। ठीक है। तो डिस्क की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। किन के अंदर? स्तनधारी जीवों के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कोशिका अंगों और केंद्रक की कमी होती है। कोशिका अंग कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं होते। तो ये सेल्स के पार्ट हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये नहीं होंगे हमारे जो ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, उनके आरबीसी के अंदर। ठीक है। और स्तनधारियों में ये क्यों नहीं पाए जाते, इसको भी इन्होंने डिटेल में बताया है। देखिए, स्तनधारी जो आरबीसी हैं उनमें कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं इसको भी थोड़ा डेप्थ में आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या होता है, हमें आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन को बाइंड करती है अपने साथ। तो ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए उसने अपने सरफेस को बढ़ाता है। ठीक है। और आरबीसी जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका का बिजली घर कहलाता है। ठीक है। तो वो एनर्जी बनाने का काम करता है। तो वो अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो भी वो एनर्जी को यूज करेगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, जिसके कारण आरबीसी जो है वो सारी ऑक्सीजन को ऊतकों, कोशिकाओं तक पहुंचा सके। ठीक है। तो इसलिए जो है ये नहीं पाया जाता है। और इसी प्रकार जो मैं बता रहा था आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी जो है आरबीसी में जो है इसका अभाव रहेगा, जिसके कारण आरबीसी जो है वो क्या होता है? उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है। स्पीड से फ्लो कर सकता है। तो ये जो है इसलिए इसके अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं दुनिया में जिनका अपवाद है। ठीक है। जिनका आरबीसी जो है वो क्या होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, अंडाकार होता है। ठीक है। जिसमें आते हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो जिनका आरबीसी अंडाकार शेप का होता है, ऊंट, लामा, अल्पाका, विनुका, गुआनाको, तो ये सभी जो है ये लगभग आप इस तरह के, आप ये जो है ना, ये पालतू पशु हैं ये सभी के सभी। ठीक है। अल्पामा, अल्पामा जो है, अल्पामा ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ऊंट तो हमारे यहाँ भी पाया जाता है। तो इनका आरबीसी का जो शेप है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आरबीसी का मेन काम क्या है? आरबीसी का काम है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन को, ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऊतक हैं, कोशिका हैं, वहां तक उनको ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना होता है? 120 डेज। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
और रही बात हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो इन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कितनी कितनी है, तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आरबीसी, सेकंड नंबर पे प्लेटलेट्स, थर्ड नंबर पे डब्ल्यूबीसी। मतलब कि जो आरबीसी है वो 10 लाख मिलियंस है, और जो प्लेटलेट्स हैं वो लगभग 1 लाख के आसपास। ठीक है, पर एमएल की बात हो रही है ये। और जो डब्ल्यूबीसी है वो कुछ हजार तक है, थाउजेंड्स तक है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसकी रेशो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रेशो को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि एक डब्ल्यूबीसी है 600 आरबीसी के ऊपर। ठीक है, और प्लेटलेट्स हैं 40। तो इसको आप, ये नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको आप ध्यान रखेंगे। जो संसार है उसमें सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो किसकी है? एमिफ्यूएमा नामक उभयचर है। तो ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये आप कह सकते हैं सरीसृप टाइप जो है, स्नेक टाइप होता है, जो पानी के अंदर भी पाया जाएगा और लैंड के ऊपर भी होता है। और इसकी आरबीसी जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ी इसी की होती है। ठीक है, और मैमल्स के अंदर सबसे बड़ी किसकी होती है? एलिफेंट की। ठीक है, तो हाथी को, इसको आप ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटी स्तनधारियों में, मैमल्स में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? जो डियर होती है, कस्तूरी मृग जो होती है, उसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है। तो ये आप ध्यान रखो। नेक्स्ट आ जाते हैं और डेप्थ में आरबीसी का कार्य है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करता है। ठीक है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी 100 गुना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसको अपने साथ जोड़ता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि भाई बंद कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो मोनो मोलिक्यूल है ऑक्सीजन का, उसको वो 100 गुना ज्यादा स्पीड से डिसोल्व करता है बॉडी में, जिसके कारण डेथ हो सकती है। ठीक है, विटामिन बी 6 जो है, ये आरबीसी के निर्माण में सहायता देता है। इसकी कमी से भी जो है माइल्ड एनीमिया हो जाता है। एनीमिया रोग क्या होता है? खून की कमी। ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की कमी ही क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, तो अगर ब्लड के अंदर जो है आरबीसी की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर अधिकता अधिकता हो जाए, माल फंक्शनिंग इसी चीज को कहा जाता है। बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की माल फंक्शनिंग क्या होता है? पर्टिकुलर चीज का कम या ज्यादा होना। ठीक है, कम होगा एनीमिया रोग होगा, ज्यादा होगा पॉलीसीथेमिया हो जाएगा। ठीक है, जिससे बॉडी के ऊपर जो है ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये भी आप ध्यान रखेंगे, सिकल सेल एनीमिया होता है। ये जेनेटिक बीमारी होती है प्यारे बच्चों, सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो है हमारे जो आरबीसी हैं, आपको पता है इस तरह से होते हैं, डिस्क की तरह होते हैं। तो ये सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह, जैसे जो हमारा बनाना केला होता है ना, उसकी शेप में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर इस शेप में हो जाएंगे तो ऑक्सीजन को अपने साथ कम जोड़ पाएंगे। ऑक्सीजन को कम जोड़ पाएंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के टिश्यू सेल तक नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो है सिकल सेल एनीमिया, अनुवांशिकी रोग है, इसमें सिकल शेप में हो जाते हैं हमारे आरबीसी। ओके, तो आरबीसी के बारे में ये सब चीजें आपको पॉइंट्स, फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है ये कलरलेस होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी कहाँ? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। इनका जो लाइफ स्पेन है वो 2 से 4 दिन ही होता है। ठीक है, इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एक्टिव है, और लेकिन इनका जो लाइफ स्पेन है वो कम होता है। ठीक है, इनकी खोज की थी एड्रनल और एडिसन द्वारा। आकार जो है इसका जो है वो इस तरह से ये होते हैं इनकी शेप। ठीक है, मतलब कोई भी शेप जो है वो मतलब डेफिनेट जो है इनकी शेप नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूबीसी के जो नाम है, इसको जो है लड़ाकू कोशिका, फाइटर सेल, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल, भक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका, बॉडीगार्ड सेल, शोल्डर सोल्जर सेल, सैनिक कोशिका, ये सभी इसके नाम है। क्यों है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती है हमारे लिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता, अक्षमता बढ़ाने का काम करती है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इसके
अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी की टाइप। तो डब्ल्यूबीसी प्यारे बच्चों दो टाइप का है। एक तो है ग्रेन्युलोसाइट और एक है एग्रेन्युलोसाइट। जिसके अंदर फ्लूइड होगा वो तो है ग्रेन्युलोसाइट, मतलब जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। वो क्या है? ग्रेन्युलोसाइट। और जिनके अंदर ये लिक्विड पदार्थ साइटोप्लाज्म की कमी होगी वो क्या है? एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है। जो ग्रेन्युलोसाइट है वो तीन प्रकार के होते हैं, इसको आप ध्यान रखो कि एयो न्यू भैंस, इससे आप ध्यान रखो। एयो से है इयोसिनोफिलस, न्यू से है न्यूट्रोफिल, और भैंस से आप ध्यान रखो बेसोफिल। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के जो है इसके अंदर जो है पार्टिकल होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। एग्रेनुलोसाइट जो होते हैं ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट भी जो है वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है। तो ये इसकी जो है फर्दर डिटेल में डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। हिंदी के आपके हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको बिल्कुल डेप्थ से आपको पढ़ा रहा हूं। और बेसिकली प्यारे बच्चों ब्लड से क्वेश्चंस आपके आते भी हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई जो लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सी है? मोनोसाइट। मोनोसाइट कहां से आई? एग्रिनुलोसाइट से। ये कहां से आया? डब्ल्यूबीसी से। तो मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। ठीक है। और लार्जेस्ट ब्लड सेल भी है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सी है? प्लेटलेट्स। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है ये अकणिका युक्त कहा जाता है क्योंकि इसमें एक केंद्रक होता है। ठीक है। और बाकी जो है इयोसिनोफिलस, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसमें मल्टीपल जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इनका फंक्शन जो है वो डेप्थ में तो नहीं मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ ये समझ लीजिए जैसे जो डब्ल्यूबीसी और एलर्जी, तो इयोसिनोफिल्स जो है या बेसोफिल्स जो है ये जितने भी निर्जीव वस्तुएं होती है उनसे हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने की कोशिश करता है। जब शरीर में निर्जीव वस्तुएं प्रवेश करते हैं तो उसे पहचानने का कार्य बेसोफिल करता है। और बेसोफिल इन्फेक्टरी पार्टिकल्स को पहचान कर एक हिस्टामिन नामक केमिकल को स्रावित करता है, और जो इयोसिनोफिल सक्रिय करता है जिससे एलर्जी होती है। ठीक है। मान लो छींक आ गया, खांसी आ गई, तो इस तरह जब हम होता है तो कुछ ना कुछ अंदर बॉडी के अंदर ये पार्टिकल्स अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रोफिल जो है। अब बात करें न्यूट्रोफिल, वायरस को छोड़कर जितने भी शुद्ध सजीव हैं उनसे हमारी इम्यूनिटी बनाए रखता है। जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु हैं, जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो न्यूट्रोफिल उसे अपनी ओर आकर्षित करता है और दूसरे चरण में बैक्टीरिया को निगल कर खा जाता है, जिसके कारण न्यूट्रोफिल को क्या कहा जाता है? कोशिका भक्षक भी कहा जाता है। ठीक है। फैगोसाइटस भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपना काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स बिंबाणु। तो प्लेटलेट्स जो हैं, आप कभी जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आप ये देखना कि वो इस तरह से स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए। ठीक है। 1 लाख 1 से 1.5 लाख से 4 लाख तक जो है इसकी होती है एवरेज। ठीक है। इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। इसका जो लाइफ स्पेन है वो ज्यादा होता है, मोर देन 5 ईयर्स होता है। ठीक है। तो 8 to 10 डेज। इसका जो शेप है ये भी जो है इनडेफिनेट है। इसका मेन फंक्शन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो रक्त का थक्का जो है बनाने में काम कौन करता है? हमारा प्लेटलेट्स, बिंबाणु। अब किस तरह से करता है ये आप ध्यान रखिए। मान लो शरीर के किसी भी भाग पर चोट लगती है, मान लो नी है, हमारा घुटना है, उस पे चोट लग जाती है, तो ये इस तरह से जो है फट जाता है जिससे ब्लड जो है निकल रहा है। तो क्या होगा? सबसे पहले तो प्लेटलेट्स जो हैं वो सभी इकट्ठे होंगे, मीटिंग करेंगे और उसके चारों ओर फैल जाएंगे। और वहां से फिर वो क्या बनाएंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, इसको मिलाकर क्या बनाएंगे? थ्रोम्बिन। ठीक है। और ये क्या करेंगे? हिपेरिन को डीएक्टिवेट करने का काम करेंगे। हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन का काम होता है ब्लड का फ्लो करवाना, ब्लड को जमने से रोकना, ब्लड को पतला बनाने का काम। लेकिन चोट लगी है तो अब हमें ब्लड को रोकना है। ठीक है। तो इसलिए उसको जो है डीएक्टिवेट करेगा,
ताकि ब्लड को रोका जा सके। फिर ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या बनाएंगे, एक जाली बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाली, जिसे क्या कहते हैं, फाइब्रिन। तो वो यहाँ इस तरह से जाली बना देगा। और फिर क्या होगा, फाइब्रिन के अंदर जो ब्लड कार्पुसेल्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो यहाँ फंसेंगे और जिससे फिर ब्लड जो है हमारा जम जाएगा, रक्त का थक्का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करते हैं हमारे जो प्लेटलेट्स हैं। और रही बात विटामिन के, जो है वो काफी हेल्पफुल होता है ब्लड क्लोटिंग में, क्योंकि उसी की हेल्प से जो है ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, विटामिन के की कमी से यही जो है ब्लड क्लोटिंग वाला इशू जो है अफेक्ट होता है। तो विटामिन के रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। विटामिन के जो है इन प्रोटीन्स को डेवलप करता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर आई एक्स जो है ये यकृत में बनता है, थक्के को सही ढंग से बनाने में मदद करता है क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, जो हमारे हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट। ये आप ध्यान रखेंगे। दो केमिकल्स होते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट। इनका उपयोग करते हैं ताकि जो है ब्लड जो है वो ना जमे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब शरीर की नसों में रक्त जमने लगता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है थ्रोम्बस। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ब्लड से रिलेटेड कुछ और मैं आपको अगर डिजीज की बात करूं, तो ये भी अनुवांशिक रोग जो है, जेनेटिक डिजीज, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, शाही, क्योंकि ये जो ब्रिटेन के राज परिवार हैं वहां से इसको नाम मिला है। फैक्टर आई एक्स, इनके अंदर जो है वो फैक्टर आई एक्स नहीं बनता, जिससे जो है रक्त का जमने में दिक्कत होती है, जो क्रिसमस फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया मतलब, हीमो मतलब लाल, मतलब ब्लड, फीलिया मतलब उससे प्यार, तो ब्लड का बाहर आना। अगर चोट लगेगी तो ब्लड रुकेगा नहीं। ठीक है ना, तो ये शाही जो है रॉयल डिजीज इसको कहा गया है। और ये हीमोफीलिया ए बी सी तीन अलग अलग टाइप का है, जिसमें जो है डेफिशिएंसी पर्टिकुलर जो फैक्टर है उसके कारण जो है डॉक्टरों ने इसको नाम दिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हिपेरिन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो ये क्या करता है, ब्लड का थक्का जमने से रोकता है ताकि ब्लड बॉडी के अंदर फ्लो करता रहे। ठीक है, तो हिपेरिन प्रोटीन जो है ये काम करता है। तो हिपेरिन शरीर में जो है वो स्वाभाविक रूप से होता है, बेसोफिल और मस्तूल कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। बेसोफिल का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और हिपेरिन का विकल्प हिरुडिन जो होता है, ये रक्त चूसने वाली जोंक की लाल ग्रंथियों में पाया जाता है, जिसमें रक्त थक्का रोकी गुण होता है। ठीक है ना, तो ये ऑपरेशन के दौरान हिपेरिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, अब क्या है, जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आप ध्यान रखें, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, कार्ल्स लैंडस्टीनर ने। इन्होंने की थी 1901, 1901 में की थी, जिसके बाद इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्होंने, कार्ल्स लैंडस्टीनर ने क्या है, ब्लड ग्रुप को चार भागों में डिवाइड किया था, जीन ए, बी, ए बी और ओ। तो ये इस तरह से। अब देखिए, अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं मानव के रक्त के अंदर जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो पता लगा वो क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारे ब्लड में जो पाया जाता है। ठीक है, और जो लाल रक्त कणिकाओं में एक एंटीजन होता है, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या होता है, एक टाइप का एंटीजन होता है, जिसको हम आई ए, आई बी, आई ए बी और आई ओ, जिसके अंदर ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। ठीक है, और इसी प्रकार इनके अंगेस्ट होते हैं एंटीबॉडीज। क्या होती हैं, एंटीबॉडीज। ये इम्यूनोग्लोबिन जो है इसके द्वारा तैयार होती है, ये वाई शेप की प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, एंटीजन के संपर्क में आने के बाद अपनी इम्यूनिटी, प्रति रक्षा जो क्षमता है उसको बढ़ाने वाले बी सेल्स का निर्माण करते हैं ये। ठीक है, तो इसको आप अब डिटेल में पढ़िए। ठीक है, एंटीजन, एंटीजन ए और बी। ठीक है, तो एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव शरीर में रक्त के चार समूह बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया भी है, एंटीजन ए, बी,
और ए बी और ओ जिसके अंदर एंटीजन अब्सेंट है। ठीक है। अब एंटीजन के साथ साथ जो है एंटीबॉडीज जो होते हैं वो इम्यूनो के कारण जो बनते हैं। तो देखिए आप ये ब्लड ग्रुप को आप डिटेल में देखिए। अब चार तरह का ब्लड ग्रुप है। आरबीसी जो है वो क्या होते हैं, हमारे डिस्क की शेप की होती है। तो जो ये ए ग्रुप है, ए ग्रुप के ऊपर जो है ये एंटीजन जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से ऐसे आके और ये चीज। ठीक है। तो ये टाइप ए है। बी के अंदर जो है ये हैमर शेप का एंटीजन आपको दिखाई दे रहा है जो बी है। जो ग्रुप ए बी है इस पे दोनों ही पाए जाते हैं, हैमर शेप के भी और सर्कुलर शेप के भी। ठीक है। और जो ग्रुप ओ है उसमें ना तो एंटीजन ए है ना बी है। अब जहां एंटीजन ए होगा उसके अपोजिट में एंटीजन बी जो है इसके साथ बाइंड करेगा। ठीक है, साथ रहेगा। और जहां एंटीजन बी है उसके साथ एंटी बॉडी ए जो है वो साथ में रहेगा। ग्रुप ए बी जो होता है उसके साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है। और जो ग्रुप ओ है जिसके साथ कोई भी एंटीजन नहीं है वहां दोनों ही एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ह्यूमन के ब्लड की क्लासिफिकेशन की गई है। और एक आरएच फैक्टर जो है इसको भी जो है डिस्कवर किया गया था। बेसिकली इसको जो है रिसिस फैक्टर, तो ये जो है बंदर के अंदर जो है देखा गया था और इसी के बिहाफ पे ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो डिफाइन किया गया। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर ने जो रीसिस नामक एक बंदर था उसकी आरबीसी के अंदर उन्होंने इस एंटीजन को प्राप्त किया। ठीक है। तो ये आरएच फैक्टर इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब जो है ये ब्लड संगता जो तालिका है इसको आप देखिए, सबसे ज्यादा जो है कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ओ। ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया गया और सबसे कम कौन सा बनाया जाता है, ए बी। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट आप देखिए, अब ब्लड ग्रुप जो है कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए आप, जो नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव को ही दिया जा सकता है। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव नहीं दिया जा सकता, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो सबसे पहला तो यही आपको ध्यान रखना है। और जो आप ये देखिए जैसे ओ नेगेटिव आप देख रहे हैं, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। आपको नेगेटिव या पॉजिटिव अगर नहीं दिया हुआ है तो ओ आपका राइट आंसर है, लेकिन आपको दोनों ही ऑप्शन में दे दिए, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, तब आपको ओ नेगेटिव के साथ जाना है। तो आप ये देख रहे हैं जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उन सभी के साथ जो है ये एक्सेप्ट होता है। तो यूनिवर्सली डोनर जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपेंट जो सभी से ब्लड ले सकता है वो होता है हमारा ए बी पॉजिटिव। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट टेबल आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसको भी आप देख लेना। यहां से ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जो है फादर मदर की अगर हम बात करें, मान लो क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है। तो उससे जो चांस बनेंगे कि भाई जो बच्चा है उसका क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो वो आपको फिर मैं एक टेबल के माध्यम से ही आपको बताता हूँ, वो बेटर आपको अंडरस्टैंड होंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, फादर का ब्लड ग्रुप इनमें से कोई भी हो या मदर का कोई भी हो, तो इनके कॉम्बिनेशन से डिफाइन होगा चाइल्ड का जो है ब्लड ग्रुप। ठीक है प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मान लो क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, फादर का ए है। तो क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, बी बी, ए बी और ओ बी। ठीक है। अगर वाई अगर मदर का बी है और अगर फादर का बी है, दोनों का बी है, तब क्या होगा, या तो बी या ओ। ठीक है। अगर ए और बी है तो सिर्फ क्या होगा, या तो ए बी, ए बी और ओ। ठीक है। इस तरह से आप इन टेबल्स को याद रखोगे। ठीक है। तो ये अलग अलग जो है ये टेबल आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, इसको आप स्टडी करना। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, फादर का भी ए बी है, तो क्या क्या ब्लड ग्रुप जो है वो चाइल्ड के हो सकते हैं। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। मान लो ब्लड वाइफ मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, और जो है फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो बी और ए, बी और ओ सॉरी,
तो या तो बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो ये सभी जो है आपको ध्यान रखने हैं, टेबल्स के माध्यम से मैंने अच्छे से बता भी रखा है। अब आप ये देखिए, पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप जो है वो इंडिया में या वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उसकी कितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है, किस तरह से जो है ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ये देखिए, सबसे ज्यादा ओ पॉजिटिव वाले जो हैं ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं। इंडिया में 32% लोग जो हैं वो क्या हैं, ओ पॉजिटिव हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 37% जो है वो क्या है, ओ पॉजिटिव है। और इसी प्रकार जो सबसे कम ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए बी नेगेटिव, चाहे हम इंडिया में बात करें या वर्ल्ड में बात करें। ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन है, ए बी नेगेटिव। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, ओ पॉजिटिव। और जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए बी नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और कॉम्प्लिकेशन जो ब्लड से रिलेटेड रहती है उसको भी आप देखिए। अगर फादर और मदर इन दोनों का जो आर एच फैक्टर है वो नेगेटिव हो या एक दूसरे के अपोजिट हो, तब क्या होगा। तो कॉम्प्लिकेशन कब होंगी, प्रेगनेंसी के दौरान, फादर और मदर। ठीक है। अगर इनका आर एच फैक्टर मतलब क्या है, मान लो ओ नेगेटिव है फादर का और वाई और मदर का है बी पॉजिटिव, तो ये अगर आर एच फैक्टर अपोजिट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो उससे जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में जो है ये मेन कंसर्न है। तो अगर नेगेटिव हुआ दोनों का या पॉजिटिव हुआ दोनों का तो कोई इशू नहीं है, देर इज नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है नामक इशू हो सकता है, जिसमें जो है बच्चे की गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो सकती है। और इसको कहा जाता है HDN डिजीज, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इशू जब होता है जब फादर का तो है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब बच्चा बनेगा, तो उसमें जो है उसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव हुआ, RH पॉजिटिव हुआ, तो मदर का जो नेगेटिव है वो ब्लड को कोगुकेट जमाने का कार्य करेगा, जिसके कारण बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैक्टिस। ठीक है। इसी में एक लास्ट आप देखिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये भी जो है 1952 में जो है ये इसको डिस्कवर किया गया था। तो ये ब्लड जो है फेनोटाइप का ब्लड था, जिसमें जिसको डिस्कवर किया था डॉक्टर YM बेडे द्वारा। ठीक है। तो ये जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसको कहा जाता है, इसको H के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये भी जो है एक रेयर ब्लड ग्रुप में आता है। और ये रक्त समूह जो है H एंटीजन को व्यक्त नहीं करता है। ये जो है किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है, लेकिन सिर्फ जो है अपने बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है, दे सभी को सकता है, लेकिन अगर इसको ब्लड लेना है तो वही H ग्रुप वाले से ही जो है ये ब्लड ले सकता है। तो ये जो है आपका ब्लड से रिलेटेड कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कोई भी इश्यू है वो आप मेरे को जो है कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।